लोगों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपसे आईपीसी के सेक्शन 376 के अंतर्गत एक अगला पार्ट शेयर कर रहा हूं। अभी एक लेटेस्ट जजमेंट है 23/2/2022 का। ये राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच का जजमेंट है। और इस जजमेंट में साथियों एक लेडी ने एक व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई 376, 418 और 506 के अंतर्गत, जिस एफआईआर को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसका मतलब कि आरोपी इस एफआईआर से मुक्त हो गया, बरी हो गया। तो साथियों, अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, ये रिपोर्टेबल जजमेंट है, और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक ऐड कर दूंगा, जहां से आप जाके जजमेंट को पढ़ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके काम का वीडियो है, तो आप इस जजमेंट को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जजमेंट में, इस जजमेंट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट का जिक्र किया गया है, जिससे कि हो सकता है मैं इस वीडियो में ना बता पाऊँ, क्योंकि अगर मैं सारा जजमेंट एक्सप्लेन करूँगा तो हो सकता है काफ़ी लंबा हो जाएगा और काम की बातें हो सकता है कि आपको जजमेंट मिल जाए। तो आप इसे पढ़िएगा ज़रूर, अगर ये वीडियो आपको लग रहा है आपके काम का है तो साथियों, ये आपको सबसे पहले मैं केस की स्टोरी शेयर करता हूँ। उसके बाद कोर्ट ने जो रिमार्क दिए हैं, जिस आधार पे इस एफआईआर को रद्द किया है और आरोपी को इस मामले से बरी किया है, मीन्स कि मुक्त किया है, तो उसका आधार क्या था, इन सब बातों के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। तो साथियों, इसका जो केस नंबर है, ये अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये है SB क्रिमिनल मिसलेनियस 4952/2020 है। और ये जो केस है राधा कृष्ण मीना वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से है। ये जो जजमेंट है, ये जो लिखा गया है, ये जस्टिस फरजान अली साहब ने लिखा है। उनकी कोर्ट ने जजमेंट को डिलीवर किया है। तो साथियों, इस केस की कुछ स्टोरी ऐसी है कि एक लेडी ने 2/2/2020 को एफआईआर दर्ज करवाई कि उसकी पहचान, वो जयपुर में कोचिंग किया करती थी, जहाँ पे दिनेश मीना नाम का शख्स था, जिससे उसकी पहचान हुई। दिनेश मीना से उसकी फ्रेंडशिप थी। दिनेश मीना ने ही उसे एक व्यक्ति राधा कृष्ण मीना के बारे में बताया और उससे मिलवाया, और उसने राधा कृष्ण मीना के बारे में बताया कि वो एक अच्छा लड़का है और वो अभी गुजरात में जॉब कर रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। इसके बाद इस संबंध में यहाँ पे जो साथियों, जो राधा कृष्ण मीना है, राधा कृष्ण मीना ही इस केस के पिटिशनर है। राधा कृष्ण मीना के खिलाफ जो एफआईआर थी उसे रद्द किया गया है। तो इस बारे में जो दिनेश मीना ने उस लड़की को बताया कि राधा कृष्ण मीना के बारे में, इस संबंध में लड़की ने अपने भाई से चर्चा किया राधा कृष्ण मीना के बारे में कि वो लड़का वहाँ जॉब करता है, उससे शादी करने के लिए। उसके भाई ने बिल्कुल मना कर दिया कि वो इस रिश्ते को लेके खुश नहीं है, वो नहीं चाहता है कि ये शादी हो। इसके बाद साथियों, दिनेश मीना ने ही राधा कृष्ण मीना से उस पीड़िता की फ्रेंडशिप कराई, और फ्रेंडशिप के बाद दोनों की मुलाकात हुई। और इसके बाद राधा कृष्ण मीना लगभग साथियों 2-3 साल पहले, जब एफआईआर दर्ज कराई गई, उसके 2-3 साल पहले की बात है कि जैसा कि लड़की ने बताया एफआईआर में कि राधा कृष्ण मीना उसके यहाँ आया जाया करता था, और उसने उससे शादी का झांसा दे करके, और उसने उसे आश्वस्त किया कि उससे शादी करेगा, और उसके साथ उसने सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप किया। अब इसके बाद साथियों, लेडी ने जैसा कि एफआईआर में बताया कि उसके कुछ समय तक ये ऐसा चलता रहा, और हर बार उसने ऐसा ही किया, उसे शादी का झांसा दिया, और उसके बाद 2018 में उसने शादी करने से मना कर दिया। उसके बाद उसके कुछ दिन पहले राधा कृष्ण मीना ने उसका जो कंप्रोमाइज सिचुएशन का वीडियो था उसको बना लिया था, और उसको दिखा करके उसके साथ उसने संबंध बनाए। और इसके बाद वो धमकी देता रहा, और उसके आधार पर कई बार उसने कंसेंट नहीं दिया, शादी का झांसा देते हुए और वीडियो दिखाते हुए उसके साथ उसने सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश किया। तो इस प्रकार की घटना लेडी ने बताई। साथियों, इसके बाद उस लड़की ने बताया कि उसने शादी करने से मना कर दिया, जिसके बाद 2020 में एफआईआर दर्ज कराई गई। अब जब मामले में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें प्रस्तुत किया, उसके बाद कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था और कोर्ट ने जो निर्णय लिया इस पूरे एफआईआर को देखते हुए, हमने आपको शायद बताया होगा कि ये जो केस है, ये 482 के अंतर्गत फाइल किया गया था एफआईआर को रद्द करने के लिए। तो जब कोर्ट ने इस मामले को देखा, तो साथियों कोर्ट ने इसमें कई सारे ऑब्जर्वेशन दिए। उसमें पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कहीं से कहीं तक केस में नहीं दिख रहा है कि पिटिशनर जो है, जिसने एफआईआर रद्द करने के लिए जिसने ये एप्लीकेशन फाइल किया है, उसका उद्देश्य
उसको धोखा दे करके सेक्सुअल रिलेशनशिप में इसको इंगेज करना था, ऐसा कहीं से कहीं तक प्रतीत नहीं हो रहा है। दूसरा साथियों, कोर्ट ने कमेंट किया कि एफआईआर में कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लिखा है कि उसने कब और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको धोखा दिया और किस बात पे उसको धोखा दिया। तीसरी बात है साथियों कि कोर्ट ने कहा कि एफआईआर को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों के बीच लंबे समय तक 2 साल से भी ज़्यादा टाइम तक इनके बीच रिलेशनशिप रहें, सेक्सुअल रिलेशनशिप रहें, और अगर उसे ऐसा लग रहा है कि नहीं उसने उसे धोखा दिया है या फिर धोखा दे सकता है, तो उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए अलाउ ही क्यों किया, अगर उसे ऐसा लग रहा था कि नहीं वो धोखा दे रहा है या फिर वो ऐसा उसे शादी नहीं करना चाहता है। इसके अलावा साथियों व्हाट्सएप के मैसेज भी कोर्ट तक पहुँचे, कोर्ट ने देखा और उस मैसेज के आधार पर भी कोर्ट ने अनुमान लगाया कि इसमें कहीं से कहीं तक ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि वो उसको धोखा देना चाहता है। इसके अलावा साथियों एक पॉइंट और भी था इसमें कि लड़की ने जो एफआईआर जब दर्ज करवाई तो उसने वहाँ पे उसने ये लिखवाया था कि पहली बार वो जब बीकानेर में रह रही थी तो उसे जोधपुर जाना था फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। जब वो फिजिकल एग्जामिनेशन देने जा रही थी तो वो बाइक में बैठ करके गई थी आरोपी के साथ में, जिसके राधा कृष्ण मीना के साथ में। इसने वहाँ पहुंचकर उसको जाना था स्टेशन, लेकिन वो स्टेशन ना जा करके वो मालवीय नगर अपने रूम में ले गए। तो कोर्ट ने यहाँ पे कमेंट किया कि अगर उसे जोधपुर जाना था फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, उसके कांस्टेबल के लिए, तो फिर वो जोधपुर ना जा करके वो उसके घर क्यों गई, और उस समय उसने कोई ऑब्जेक्शन या फिर कोई आपत्ति क्यों दर्ज नहीं की अगर उसको नहीं जाना था तो। इसके अलावा साथियों उस लेडी ने वुमेन कमीशन में भी कंप्लेन किया था और एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। तो कोर्ट ने ये पाया कि जो वुमेन कमीशन में जो कंप्लेन दर्ज कराई गई है और जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, दोनों में कहानी बढ़ा चढ़ा के बताई गई है। एक अन्य पॉइंट था साथियों जो कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में पाया कि जैसा कि पीड़िता ने बताया कि 2018 में उसे ऐसा प्रतीत हो गया था कि वो शादी नहीं करेगा, उसने शादी करने से मना कर दिया था। कोर्ट का कहना है कि अगर आपको 2018 में ही पता चल गई थी ये बात कि वो शादी नहीं करना चाहता है, तो फिर आप 2 साल तक मम क्यों रहे, 2 साल तक आप शांत क्यों रहे। आखिर जब कॉज ऑफ एक्शन आपका रेज हुआ 2018 में, तो आपको उसी समय एफआईआर दर्ज करवा देनी चाहिए थी, लेकिन आपने 2 साल तक का लंबा समय लिया। तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आखिर ये 2 साल बाद एफआईआर क्यों दर्ज करवाई गई, अगर शादी के झांसा दे करके उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था तो। साथियों फिर कोर्ट ने इस मामले को में लिखते हुए फिर कोर्ट ने आगे कमेंट किया कि आजकल एक रूटीन सा हो गया है कि सबसे पहले बॉय एंड गर्ल के बीच अफेयर होता है, उसके बाद सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है और उसके बाद ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप के बाद एफआईआर दर्ज करा दी जाती है काफ़ी सारे मामलों में। तो ये भी कुछ इस तरह का एग्जाम्पल लग रहा है, क्योंकि साथ ही उनके बीच जो रिलेशन होता है वो कंसेंसुअल होता है। ऐसा नहीं होता है कि नहीं ये शादी की झांसे के आधार पर भी या फिर है, जहाँ पे कंसेंट होती है, फिर कंसेंट के बाद लंबे समय तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई जाती है, फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई जाती है, उसके बाद फिर शादी के झांसे का नाम दे दिया जाता है। तो कोर्ट ने इस पर भी कमेंट किया कि ये आजकल एक कॉमन सा हो गया। अब साथियों इसके बाद ये तो सारी बातें थी, अब इसके बाद कोर्ट ने कुछ कमेंट किए हैं जो मैं आपको बताऊं, आप उसका एग्जैक्ट वर्डिंग देखिएगा कि कोर्ट ने क्या लिखा है। कोर्ट ने साथियों ये भी कहा कि देखिए क्या है कि जहाँ पे कोई किसी का कंसेंट लिया जा रहा है, अगर वो उसको धोखा दे करके लिया जा रहा है तो वहाँ पे रेप का मामला दर्ज होगा, लेकिन जहाँ पे ऐसा कुछ भी कंटेंट नहीं है, जैसे कई लोग कहते हैं कि जो उसने फॉल्स प्रॉमिस करके उसने कंसेंट लिया था, तो कोर्ट ने कहा कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस और फॉल्स प्रॉमिस दोनों में डिफरेंस है। कई बार होता है कि फॉल्स प्रॉमिस नहीं है, प्रॉमिस किया है लेकिन उसको पूरा ना कर पाए तो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस होगा, और फॉल्स प्रॉमिस का मतलब है कि आपका पहले से ही उद्देश्य ऐसा था कि आपको शादी नहीं करनी है, धोखा देने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। साथ ही कोर्ट ने आगे ये भी कहा उस पर कि देखिए अगर कोई इलिटरेट लेडी हो तो एक बार हम ऐसा कह सकते हैं कि उसको धोखा दिया सकता है, लेकिन पढ़ी लिखी महिला जो जेल प्रहरी के पद पर कार्यरत है तो उससे उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो ये समझने में सक्षम नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसका अंदाज़ा नहीं है। आप देखिएगा स्क्रीन पे कोर्ट ने क्या कहा है। साथियों कोर्ट ने कहा कि एवरी केस ऑफ रेप द एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स मस्ट बी फोर्सिबल एंड विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन लेडी, हाउएवर द कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड
amounts to no consent, and therefore if the intercourse is done with consent but obtained by fraud, it would be amount of rape. If an adulterated woman is given promise marry and under that promise her consent is obtained and sexual intercourse, then it can be said that the consent is obtained by fraud. Hence here in this case the prostitute is an educated lady and serving as a lady jail guard. तो साथियों आप समझ गए होंगे, जैसा कि हमने आपको बताया कि लेडी पढ़ी लिखी है, जेल गार्ड है, तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि नहीं उसको धोखा दे करके कंसेंट उसकी ली गई थी। हाँ, एक बार अगर इलिटरेट हो तो बात दूसरी है। साथियों कोर्ट ने आगे कुछ और भी कमेंट किया, आप देखिएगा। दिस कोर्ट इज ऑफ कंसिडरेबल दैट व्हेन वुमन इज मैरिड एंड एजुकेटेड देन डिपेंडेंट ऑन फैक्ट ऑफ हिज केस शी इज सपोज्ड टू बी वेल अवेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ए मैन प्रायर टू सोलनाइजिंग ऑफ द मैरिज इन द इवेंट ऑफ कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड इंड्यूसमेंट नेसेसरी इंग्रेडिएंट देयर मस्ट बी सम मटेरियल ऑन रिकॉर्ड टू hold prima facie that the girl was induced by accused to such an extent that she was in agreement to have sexual intercourse with him। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि कोर्ट ने कहा कि जहाँ की महिला पढ़ी लिखी है, वो परिणाम को समझने में सक्षम है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कहा सकता है कि उसे मिसकॉन्सेप्शन के आधार पर कंसेंट दिया है। और जहाँ पे कोई ऐसी बात है तो वहाँ पे इंड्यूसमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंड्यूसमेंट नहीं है तो वहाँ पे हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे रेप हुआ है। इसके अलावा साथियों कोर्ट ने फाइनल कमेंट में किया, आप उसे भी देखिएगा। इन द कंसिडर्ड व्यू ऑफ दिस कोर्ट ए ब्रीच ऑफ प्रॉमिस कैन नॉट बी सेड टू ए फॉल्स प्रॉमिस टू एस्टैब्लिश अ फॉल्स प्रॉमिस टू द मेकर ऑफ द प्रॉमिस शुड हैव हैड टू इंटेंशन टू अपहोल्डिंग दिस वर्ड एट द टाइम ऑफ गिविंग इट। द कंसेंट ऑफ ए वुमन अंडर सेक्शन 325 कैन बी हेल्ड बेसिस्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट वेयर सच मिसकंसेप्शन वाज द बेसिस ऑफ हर सरेंडर फॉर एस्टैब्लिशमेंट फिजिकल रिलेशनशिप लाइकवाइज प्राइमा फेसी देयर इज नो एविडेंस टू substantiate the allegation regarding the offence under section 418 and 506 IPC in view of the observation made here in view। तो कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस और फॉल्स प्रॉमिस में डिफरेंस है, और खासकर जहाँ पे लेडी ने खुद अपने आप को समर्पित किया हो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, वो भी किसी वादे के आधार पे, तो ऐसा नहीं कह सकता है कि वहाँ पे 325 326 का जो ऑफेंस है वो अगर हुआ है। तो इस प्रकार से साथियों कोर्ट ने इस प्रकार से कमेंट्री करते हुए इस एफआईआर को रद्द कर दिया और आरोपी को इससे मुक्त कर दिया। मीन्स की जो मुकदमा दर्ज किया गया था उस मुकदमे को ख़त्म कर दिया गया, एफआईआर को रद्द कर दिया गया। जैसा कि हमने आपको बताया, जजमेंट आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और आप देखिएगा किसमें किस प्रकार से कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के और भी जजमेंट का सहारा लिया है, अगर आपका केस भी कुछ स्थिति में चलता है तो। धन्यवाद साथियों।